देखो बच्चों, हमने अपने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर देखा था कुछ एक्सपेंसेस के रिगार्डिंग सारे ट्रांजेक्शन्स को ना। आज हम वैसे ही ट्रांजेक्शन सीखने जा रहे हैं इनकम के रिगार्डिंग। इनकम के ट्रांजेक्शन्स मैंने वैसे सिखाए थे आपको, लेकिन इनकम में भी दो पार्ट आ जाता है बच्चा। एक आएगा आपको एक्यूड इनकम और एक आएगा एडवांस इनकम। इनकम हम बोलेंगे कब कि कब हमारा इनकम हो गया। देखो, ये आपका करंट ईयर है बच्चा, ये आपका नेक्स्ट ईयर है। तो करंट ईयर में यानी जिस ईयर में आप बिजनेस कर रहे हो, उस ईयर में आपने जो भी बेनिफिट दे दिया, जो भी आपने बेनिफिट दे दिया, तो उसको आप क्या बोल दोगे? इनकम। करंट ईयर के अंदर आपने जो भी बेनिफिट दे दिया, वो आपके लिए क्या है? इनकम है। सपोज करो कि मैंने स्कूल में पूरे साल काम कर लिया, तो अब मेरे लिए वो इनकम हो गया। क्यों? क्योंकि मैंने बेनिफिट दे दिया है। ये मैटर नहीं करेगा मुझे पैसा मिला है या नहीं मिला है, मेरे लिए पूरा पूरा ये जितना करंट ईयर में जितना मैंने बेनिफिट दे दिया, वो मेरे लिए क्या है सर? इनकम। ठीक है सर। इसमें बच्चों ध्यान क्या देना है? देखो, जैसे अगर आपको लिखा हुआ है क्वेश्चन में सैलरी रिसिव्ड 20,000, सीधी सी बात है यार, मैंने काम किया होगा इसलिए मुझे सैलरी मिल रही है, मुझे वापस नहीं करना है ना। तो ये मेरे लिए कैश अकाउंट पैसा आया, किस लिए आया? सैलरी से आया। तो सैलरी यहाँ पे क्या है? मेरी इनकम है। कैश अकाउंट डेबिट टू सैलरी 20,000 रुपए। रेंट रिसिव्ड, रेंट रिसिव्ड हुआ क्यों? क्योंकि मैंने सामने वाले को घर रहने के लिए दिया होगा, उसको मैंने बेनिफिट दे दिया, उसकी वजह से वो पैसा दे रहा है, तो मेरे पास पैसा आया। टू रेंट रिसिव्ड, ये भी मुझे वापस नहीं करना। 5,000। ठीक है सर। अब चेक करो बच्चे, आवाज ठीक है? तो इस पे हमें ये चीज देखना है कि सैलरी कैसे रिसीव हुआ, रेंट कैसे रिसीव हुआ। लेकिन कई बार क्या होता है बच्चों कि मान के चलो ये मेरा करंट ईयर है और करंट ईयर के अंदर मुझे सैलरी रिसीव्ड होता है, सैलरी रिसीव्ड होता है पर मंथ 2,000, पर मंथ 2,000 रिसीव्ड होता है। तो ईयर के मुझे कितने रिसीव्ड होने चाहिए? 24,000 रुपीज ईयर के रिसीव्ड होने चाहिए। पर मुझे एक्चुअल में रिसिप्ट कितने हो रहे हैं? मान लो एक्चुअल में रिसिप्ट हो रहे हैं 20,000। सर होने कितने चाहिए थे? होने 24,000 चाहिए थे, मिले कितने? 20,000 मिले। ओ माय गॉड, यानी सर ये जो करंट ईयर है आपने पूरा बेनिफिट दे दिया, आपने काम पूरे साल के लिए कर दिया, पूरे साल के लिए काम किया, तो आपको मिलना कितना चाहिए था? सैलरी 24,000, मिला कितना? 20,000। आप ये चीज नहीं बोलोगे जितना मिला वही इनकम है। आप इनकम कैसे पहचानोगे? आपने कितने के लिए काम कर दिया। तो मैंने बोला था ना, जो छोटा अकाउंटेंट है, जो बेचारा नन्हा सा था, उसको ज्यादा कुछ नहीं पता, वो तो सिर्फ किसकी एंट्री करेगा? जितना रिसीव्ड हुआ है। उसने तो बेचारे ने क्या लिखा होगा? उसने लिखा होगा कैश अकाउंट डेबिट टू सैलरी अकाउंट। उसको तो इतना दिखा क्या 20,000 रिसीव्ड हुआ है, इसलिए उसने 20,000 लिखा। उस बेचारे को पता नहीं होता कितना सैलरी मिलना है नहीं मिलना, उसके साथ डॉक्यूमेंट शेयर नहीं किया जाता, उसके साथ डिस्कशन नहीं की जाती। जो आप लोग हो, आप लोग बड़े अकाउंटेंट बनने वाले हो, सीए बनने वाले हो, आप लोग एंट्री करोगे अब ये वाली जो 4,000 रुपए सैलरी नहीं मिली है ना, क्योंकि वो इनकम है बच्चों। क्यों इनकम है? क्योंकि आपने बेनिफिट दे दिया है। तो 4,000 रुपए से सैलरी और आपको क्या करना पड़ेगा? इनकम को और रिकॉर्ड करना पड़ेगा। इनकम का क्रेडिट बैलेंस होता है, तो 4,000 रुपए से इनकम को और रिकॉर्ड करना पड़ेगा, जो कि छोटे से अकाउंटेंट ने नहीं किया था। तो 4,000 रुपए से और आप रिकॉर्ड कर दोगे इस चीज को, है ना। और ये पैसा अभी मिला नहीं है, मिल जाता तो कैश अकाउंट डेबिट हो जाता,
मिलना बाकी है, जो चीज हमें मिलना बाकी होता है, जो चीज हमें रिसीवेबल होता है, तो वो हमारे लिए एसेट्स होता है। तो ये जो सैलरी है ये मिलना बाकी है, इसके लिए आपने क्या कर दिया बच्चों, काम कर दिया, बेनिफिट आपने दे दिया है, तो आप क्या डेबिट करोगे, एक्यूड सैलरी अकाउंट, एक्यूड सैलरी अकाउंट डेबिट टू सैलरी अकाउंट। सर अब हमें कैसे पता चलेगा मिलना बाकी है या नहीं है, तो क्वेश्चन आपको स्टेटमेंट कैसे देगा बच्चे, देख लो, आपको क्वेश्चन ऐसे देगा, रेंट रिसीव्ड आउटस्टैंडिंग ₹2000। आप समझ जाओगे इस स्टेटमेंट से ही, यार रेंट जो मिलना था ₹2000 वो अभी बाकी है मिलना, तो जो छोटा अकाउंटेंट है उसने इनकम, रेंट का जो इनकम है उसको रिकॉर्ड नहीं किया होगा, तो मुझे सबसे पहले रेंट के इनकम को क्या कर देना है, रिकॉर्ड कर देना है। टू रेंट रिसिव्ड मैं क्या कर दूंगा, ₹2000 आउटस्टैंडिंग है जिसको रिकॉर्ड किया, और अभी ये मिलना बाकी है, इसलिए डेबिट क्या कर दूंगा, एक्यूड रेंट, एक्यूड बोल सकता हूं या आउटस्टैंडिंग रेंट बोल सकता हूं, आपके अभी एक्यूड वर्ड यूज मिलेगा आपको, एक्यूड रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट रिसिप्ट, कितना, ₹2000। सर और किस स्टेटमेंट में वो यूज कर सकता है वर्ड, वो ऐसे बोल सकता है बच्चे, वो ये वर्ड में भी बोल सकता है कि रेंट एक्यूड बट नॉट रिसिव्ड, वो ऐसे भी यूज कर सकता है वर्ड, मान लो सैलरी मिलना था, सैलरी अर्नड बट नॉट रिसिव्ड, है ना, वैसे भी बोल सकता है सैलरी ड्यू बट नॉट रिसिव्ड, हमने ड्यू हो चुका था मिलना, बाकी मिलने का समय आ गया था पर मिला नहीं, है ना, तो वो ये भी शब्द यूज कर सकते हैं सर। तो अगर हमें क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि सैलरी अर्नड बट नॉट रिसिव्ड, मान लो ये लिखा हुआ है ₹5000, तो मुझे क्या समझना है, यार सैलरी रिकॉर्ड नहीं है, क्योंकि मिला नहीं है तो छोटे वाले अकाउंटेंट ने रिकॉर्ड ही नहीं किया होगा, है ना, तो मैं क्या कर लूं, मैं सैलरी को रिकॉर्ड कर लूं, सैलरी अकाउंट रिकॉर्ड किया, कितने से, 5000 से, ये मेरा क्या है सर, ये मेरा इनकम है, ठीक है बच्चों। लेकिन ये अभी मिला है क्या, नहीं सर पैसा नहीं आया, आना बाकी है क्या, यस सर आना बाकी है, इसलिए आप क्या बोलोगे, एक्यूड सैलरी अकाउंट डेबिट, और ये आपके लिए क्या होता है, एक्यूड सैलरी जो मिला नहीं है ये आपके लिए एसेट्स होता है बच्चों, एसेट्स बढ़ता है तो डेबिट बैलेंस होता है, और ये आपके लिए इनकम है, इनकम जब बढ़ता है तो इसका क्रेडिट बैलेंस, ठीक है सर, ठीक है। अगर सर ऐसे लिखा हो, कमीशन रिसीवेबल, कमीशन रिसीवेबल, हाँ बच्चे इसका भी तो मतलब वही है कि कमीशन मिलना बाकी है, तो सर मिलना बाकी है यानी एक्यूड है क्या कमीशन अभी, हाँ बच्चा एक्यूड है कमीशन अभी, तो आप क्या एंट्री करोगे, सर हम सिंपल से एंट्री लिखेंगे ना, पहले तो कमीशन जो हमारा है इनकम है उसको हम रिकॉर्ड कर लेंगे, क्योंकि सर इनकम से हमें मतलब नहीं है कि मिला है या नहीं मिला, क्या इनकम से मतलब क्या रखना है कि करंट ईयर से रिलेटेड होना चाहिए और उसका बेनिफिट हमने दे दिया हो, तो टू कमीशन अकाउंट, और एक्यूड कमीशन क्या हो जाएगा सर, डेबिट हो जाएगा, एक्यूड कमीशन अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट, बिंग कमीशन रिसीवेबल, ठीक है सर, ये पॉइंट हमें समझ आ रहा है। तो याद रखेंगे बच्चे, इनकम के साथ ये भी हो सकता है कि पूरा इनकम ना मिले, तो जितना नहीं मिला उसको आपको रिकॉर्ड करना पड़ेगा, है ना, तो यहाँ पे इनकम के साथ मैंने आपको एक वर्ड बता दिया, यहाँ पे मैंने आपको सिखा दिया एक्यूड इनकम, एक्यूड इनकम सिखा दिया मैंने कॉन्सेप्ट आपको, और एक्यूड इनकम का मतलब क्या होता है कि बेनिफिट गिवन बट अमाउंट नॉट रिसीव्ड, बेनिफिट दे दिया है पर पैसा नहीं मिला है,
या आप ऐसे बोल सकते हो कि पैसा अर्न कर लिया है, अर्न कर लिया है पर मिला नहीं है। यानी पैसा कमा लिया है पर मिला नहीं है, मिलना बाकी है, इसलिए ये आपका क्या है, ये आपका एसेट्स है। ये आपका क्या है, एसेट्स है, क्योंकि मिलना बाकी है इसलिए ये आपका एसेट्स है। ठीक है सर, आ गया ये बात समझ। तो और समझो बच्चे, और एक बात समझा देता हूं इनकम के रिगार्डिंग। इनकम एडवांस में भी कई बार मिल जाता है, इनकम एडवांस में भी मिल जाता है कई बार, एडवांस में। जैसे सर ये बच्चों करंट ईयर था आपका, यहाँ पे मैंने आपको बताया पूरे साल आपने काम किया, पर मंथ आपको सैलरी मिलता है 2000 रुपीज। तो पूरे साल का सैलरी मिलना था आपको कितना, 24,000 रुपीज। लेकिन मान के चलो आपको जो सैलरी मिला इस बार, तो सैलरी कितना मिला बच्चों, इस बार सैलरी आपको ये मान के चलो आपको सैलरी मिल गया 28,000 रुपीज। सर यानी आप ये कहना चाह रहे हो कि एक्चुअल में इस साल सैलरी मिलना चाहिए था 24,000, पर मिला कितना, 28,000। तो जो 4,000 रुपये मिला, एक्स्ट्रा मिला, 4,000 मिला, वो क्या मिला, एक्स्ट्रा मिला, हाँ ना सर, हाँ बच्चों 4,000 एक्स्ट्रा मिला। तो वो किससे रिलेटेड है, वो नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड है। जो 4,000 मिला वो अगले साल के लिए एडवांस इसी साल में मिल गया। ओ माय गॉड। तो सर क्वेश्चन में तो क्या लिखा था, क्वेश्चन में तो ऐसे लिखा होगा सिर्फ, क्वेश्चन तो ऐसे लिख देता था सिर्फ कि सैलरी रिसीव्ड ₹20,000, 28,000। और जो हमारा छोटा वाला नालायक अकाउंटेंट था ना सर, वो छोटा वाला नालायक अकाउंटेंट ऐसे कर देता था, कैश अकाउंट डेबिट टू सैलरी अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू सैलरी अकाउंट। वो तो 28,000 से सैलरी को रिकॉर्ड कर देता था, उसको मतलब नहीं है कि कब किस साल का मिला नहीं मिला। ये जो एडजस्टमेंट है, ये जो चेक करते हैं यार इस साल का या अगले साल का इसमें है, वो कौन करेगा, वो सीए लोग करते हैं, बड़े साहब करते हैं। तो बड़े साहब क्या देखते हैं कि यार ये जो सैलरी की एंट्री पास है ना, इसमें करंट ईयर का सिर्फ कितना है, 24,000 रुपीज है। तो 4,000 रुपए ना वो नेक्स्ट ईयर का है। तो ये जो नेक्स्ट ईयर का 4,000 है, इसको मैं इनकम नहीं बोल सकता। क्यों, क्योंकि इसके लिए अभी मैंने काम नहीं किया है। मैंने बोला था ना इनकम किसको बोलूंगा, जिसका बेनिफिट मैंने दे दिया हो, बेनिफिट गिवन, और किससे रिलेट करता हो, रिलेट टू करंट ईयर, तो उसी को तो मैं इनकम बोलूंगा। हाँ सर हाँ। तो ये 4,000 रुपए जो आपने इनकम लिख दिया यहाँ पे देखो ना, 28,000 के अंदर 4,000 शामिल है, यानी 24,000 से इनकम होना चाहिए था, लेकिन आपने इनकम कितने से लिख दिया, आपने इनकम इसको 28,000 से लिख दिया। तो आपको क्या करना पड़ेगा, 24,000 से लिखना था, 28,000 से लिखना लिख दिया, यानी 4,000 रुपए इनकम छोटे वाले अकाउंटेंट ने ज्यादा लिख रखा है। तो आपको इनकम को डेबिट कर देना पड़ेगा कम करने के लिए। तो आप क्या करोगे, सैलरी अकाउंट डेबिट कर दोगे, सैलरी अकाउंट डेबिट कर दोगे, कितने से, 4,000 रुपए से। ओके, इसका पैसा तो मिल गया, हाँ पैसा बेशक से मिल जाने दो, कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। आप इसके लिए ये एडजस्टमेंट एंट्री पास करोगे, सैलरी अकाउंट डेबिट 4,000 टू टू सैलरी रिसीव्ड इन एडवांस, टू सैलरी रिसीव्ड इन एडवांस। आप ये एंट्री पास कर देंगे, एडजस्टमेंट एंट्री। ठीक है, तो आप ये एडजस्टमेंट एंट्री, ये क्रेडिट क्यों हुआ सर, ये क्रेडिट इसलिए हुआ बच्चों क्योंकि ये हमारी लायबिलिटी है। लायबिलिटी क्यों है सर, लायबिलिटी इसलिए बच्चों कि इस 4,000 रुपए को आपने ले तो करंट ईयर में लिया, लेकिन आपको फ्यूचर में इसके लिए काम करके देना है। एडवांस में आपने पैसा ले लिया है, इसलिए फ्यूचर में इसके लिए आपको काम करके देना है, इसलिए ये क्या है सर, लायबिलिटी है। और ये डेबिट क्यों हुआ सर, क्योंकि इनकम को आपने क्रेडिट ज्यादा कर दिया था, तो इनकम को आप क्या कर रहे हो, कम कर रहे हो, और इनकम को कम करना सर डेबिट बैलेंस होता है। ठीक है सर, कॉन्सेप्ट आ गया समझ। एग्जाम में हमें कैसे देगा, आपको एग्जाम में सिर्फ इतनी सी बात बोलेगा, आपको ऐसे लिखा हुआ होगा, देखो
आपको कैसे लिख के देगा? आपको लिख के देगा रेंट रिसीव्ड इन एडवांस ₹3,000। तो आप ये समझ लेना कि रेंट सर एडवांस में मिल गया, यानी अकाउंटेंट ने इनकम को ज्यादा रिकॉर्ड कर दिया होगा। जो रेंट है अकाउंटेंट ने क्रेडिट 3,000 से ज्यादा कर दिया होगा, तो मुझे रेंट क्या कर लेना है? डेबिट कर लेना है। रेंट अकाउंट डेबिट टू टू एडवांस रेंट, टू एडवांस रेंट कितने से सर? 3,000 रुपये। ये आपके लिए लायबिलिटी है और ये आपके लिए इनकम को कम करना है। ठीक है सर। और क्या शब्द में दे सकता है बच्चों? वो ऐसे दे सकता है आपको कि प्रीपेड रेंट रिसीव्ड ₹1,000। तो सर जब ये वर्ड लिख के देगा प्रीपेड, प्रीपेड का मतलब क्या? एडवांस। एडवांस में रेंट रिसीव्ड हुआ है, तो वही एंट्री पास कर देंगे कि मुझे अपना इनकम क्या करना है? कम करना है। इतने से टू प्रीपेड रेंट, मैं ये वर्ड भी यूज कर सकता हूँ प्रीपेड रेंट, कोई दिक्कत नहीं है सर। 1,000 से है तो बच्चा 1,000 से लिख लो, कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है सर। और क्या दे सकता है? वो ऐसे लिख सकता है बच्चों, सैलरी नॉट अर्नड बट रिसीव्ड। अभी सैलरी कमाया नहीं है पर मिल आपको पहले गया 5,000 रुपए, तो आपके अकाउंटेंट ने सैलरी को रिकॉर्ड कर दिया होगा, लेकिन उसने क्रेडिट कर दिया होगा सैलरी क्योंकि इनकम था। लेकिन अब आपने देखा कि सर जनरली तो वो इनकम है नहीं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? उस चीज को डेबिट करना पड़ेगा। तो सैलरी को क्या कर लेंगे आप? डेबिट कर लेंगे। सैलरी अकाउंट डेबिट टू एडवांस सैलरी, सैलरी अकाउंट डेबिट टू एडवांस सैलरी, ये आप डेबिट कर लेंगे। ये आपकी लायबिलिटी हो गई, ये आपकी इनकम हो गई। तो इनकम के केस में बच्चों ये सारे केसेस आ जाते हैं, जिससे हमें समझ लेना है कि हमारा इनकम कैसे रिकॉर्ड होगा और कैसे वर्किंग चलेगी इनकम की। तो अब हम कुछ बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स को सीखते हैं। ट्रांजेक्शन्स रिलेटेड टू बैंक। देखो क्या होता है बच्चे, आपका बिजनेस है, आपका बिजनेस को ना एक बैंक के अंदर अकाउंट खुलवाना पड़ता है। ये आपका बिजनेस है, ये बैंक के पास जाता है और बिजनेस के नाम पे क्या कराता है? अकाउंट खुलवाता है। बिजनेस के नाम पे अकाउंट खुलवाता है। वो अकाउंट सेविंग अकाउंट भी खुलवा सकता है और करंट अकाउंट भी खुलवा सकता है। वैसे बिजनेस के नाम पे बच्चों करंट अकाउंट खुलते हैं, ध्यान रखना। बिजनेस के नाम पे क्या खुलते हैं सर? करंट अकाउंट खुलते हैं। तो अब ये आपका बिजनेस बैंक में जाके क्या करा रहा है? अकाउंट खुलवा रहा है। तो बच्चों बिजनेस में क्या करेगा? बिजनेस क्या देगा? पैसे देगा। बिजनेस क्या देगा? पैसे देगा बैंक को, ताकि खाते में क्या डले? पैसे डले। तो देखो जो बिजनेस के पास से कैश क्या हुआ? गया। और बिजनेस का जो बैंक बैलेंस था, बिजनेस का बैंक बैलेंस था, वो क्या हो गया? बढ़ गया सर। ओ माय गॉड। आप सोचो ना, आप अपने जेब से पैसे दे रहे हो, बैंक में जाके जमा करा रहे हो, तो बैंक के आपके खाते में पैसा बढ़ गया। पैसा तो आपका ही है ना, बैंक का भी। तो बैंक का खाता बढ़ गया, लेकिन आपके पॉकेट में से क्या हो गया? कैश कम हो गया। वैसे ही बिजनेस के पास से कैश कम हो गया, लेकिन बिजनेस के बैंक के खाते में पैसा बढ़ गया। तो दोनों ही क्या है बिजनेस के लिए? एसेट्स है। तो क्वेश्चन क्या आएगा कि कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, कि भाई बैंक में क्या किया? पैसा जमा कराया, है ना, ₹10,000, चाहे खाते खुलवाने के लिए कराया, चाहे कैसे भी कराया हो। ठीक है सर। तो हम क्या बोलेंगे कि सर बैंक में मेरा बैलेंस बढ़ जाएगा 10,000 से,
तो बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि ये भी मेरा बैंक बैलेंस भी क्या है सर, एसेट्स है, तो मैं बोलूंगा बैंक अकाउंट डेबिट 10,000, और मेरे पास से कैश कम हो जाएगा तो एसेट्स कम हो जाएगा, तो मैं लिखूंगा कैश क्रेडिट कितने से, 10,000। ठीक है सर। ऐसे ही बच्चों ये भी हो सकता है कि विड्रॉन फ्रॉम बैंक, कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक। अब मैं बैंक में से पैसा क्या कर रहा हूं, 3,000 रुपए विड्रॉ करके ला रहा हूं सर। तो अब जब मैं बैंक में से पैसा निकाल लूंगा तो बिजनेस में कैश क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा सर, कैश अकाउंट डेबिट, क्योंकि पैसा निकाल के लाया। लेकिन मेरा बैंक का जो खाता था ना सर, उसमें से पैसे कम हो जाएंगे। यस सर। तो एंट्री क्या बन गया, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, कितने से, 3,000 रुपए से। ठीक है, ओके सर। और बताओ हमें, और अभी और समझ लेते हैं बच्चों। कई बार क्या होता है बच्चा, जैसे मैंने गुड सोल्ड किया, गुड सोल्ड टू राम ₹5,000। ठीक है सर। अब मैंने क्या किया, राम को गुड्स बेचा है 5,000 रुपए का, तो मैं एंट्री क्या पास करूंगा सर, मैं एंट्री पास करूंगा सेल्स अकाउंट डेबिट, यही करूंगा, नहीं सर नहीं, राम अकाउंट डेबिट टू सेल्स, मैं एंट्री पास करूंगा राम अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। यस सर, सेल्स आपके लिए इनकम है सर। ठीक है, स्टॉक कम हो रहा है सर, मैंने पास कर दिया राम टू सेल्स। अब हो सकता है राम मुझे कैश दे, लेकिन हो सकता है बच्चों राम मुझे चेक दे, है ना। तो बोलता है बाद में क्या, कि पेमेंट रिसीव्ड फ्रॉम राम, पेमेंट रिसीव्ड फ्रॉम राम थ्रू चेक। तो चेक से पेमेंट आया ना, बैंक बढ़ गया, बैंक में मेरा बैलेंस बढ़ गया। ठीक है सर, तो मैं क्या एंट्री करूंगा, बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि बैंक बैलेंस बढ़ रहा है मेरा, चेक से पेमेंट आया, वो चेक बैंक में जमा कराऊंगा, मेरे खाते में पैसे आएंगे बैंक में, तो बैंक बढ़ेगा, कैश नहीं बढ़ेगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट। और जो राम था जिससे पैसे लेने थे, उसका नाम क्या कर दिया हमने, कैंसिल, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू राम 5,000। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है सर। कुछ ट्रांजेक्शन्स और समझो आप मेरे साथ। मान के चलो गुड सोल्ड टू मोहन, आपने बच्चों गुड्स बेचा है किसको, मोहन को, ₹10,000 का। ठीक है सर, तो एंट्री बताओ, एंट्री हो गया सर मोहन अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, मोहन अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, कितने का सर, 10,000। अब क्या होता है बच्चों, ये तुम हो, ये तुम, और ये मोहन है। मोहन ने इस चीज के लिए तुम्हें क्या दे दिया, चेक दिया। मोहन ने इस चीज के लिए तुम्हें क्या दे दिया, चेक दिया 10,000 रुपए का। ये मान के चलो चेक दिया मोहन ने 2 अप्रैल को। ठीक है सर, मोहन ने जो चेक दिया वो 2 अप्रैल को दिया। अगर बच्चा तुम चेक सेम डे जाके बैंक में जमा करा देते हो, सेम डे को बैंक में गए और जमा करा दिया सेम डे, तो हम क्या मान के चलते हैं, जिस दिन हम बैंक में जाके सेम डे जमा चेक करा रहे हैं उसी दिन हमारा क्लियर हो जाएगा चेक, हम ये जंक्शन लेके चलते हैं, ये मान के चलते हैं। ठीक है सर। तो सर मोहन से चेक आया और आपने बैंक में जमा करा दिया, तो 2 इंपैक्ट हुआ, क्या, एक तो मोहन के कर्जे खत्म हो गए, जी सर, मैंने मोहन का कर्जा खत्म कर दिया, मोहन अकाउंट डेबिट कर दिया, क्रेडिट कर दिया, कितने से, 10,000 से। और मैंने बैंक में जो चेक जमा कराया उससे मेरा बैंक का खाता बढ़ गया, बैंक में पैसा बढ़ गया, मैं बोलूंगा बैंक अकाउंट डेबिट हो गया। ठीक है, एक बात तो ये ध्यान रखना,
लेकिन सर एक बात बताओ, अगर आप 2 तारीख को मोहन ने पैसा आपको दिया, मतलब चेक दिया सर, चेक, और वो चेक डिपॉजिटेड नहीं होता सेम डे को बैंक के अंदर, आप जाके जमा नहीं करा रहे हो बैंक के अंदर, तो क्या एंट्री पास करो? तब बच्चा मैं ऐसे आता क्वेश्चन कि चेक रिसीव्ड फ्रॉम मोहन, चेक रिसीव्ड फ्रॉम मोहन ₹10,000 which is not deposited, which is not deposited into bank on same day, on same day। तो जो चेक मिला मुझे मोहन से, इसको मैंने बैंक में अभी सेम डे में जमा नहीं कराया है, तो क्या एंट्री पास करता? सर देखो सीधी सी बात है, मोहन ने तो आपको चेक दे दिया ना, तो मोहन का तो कर्जा खत्म कर दो। ठीक है बच्चों, मोहन को क्रेडिट कर दिया मैंने 10,000 से, लेकिन अभी मैंने चेक बैंक में जमा नहीं कराया, तो बैंक का खाता तो बढ़ेगा नहीं, पक्की बात है, यस सर नहीं बढ़ेगा। लेकिन चेक कहाँ है अभी? सर चेक आपके हाथ में, तो वो भी आपके हाथ में चेक होना भी क्या है सर, एक एसेट्स है, क्योंकि आप उसको कभी भी कन्वर्ट कर सकते हो कैश के अंदर। हाँ बच्चों, मैं बैंक में जाके कभी भी कैश में कन्वर्ट करा सकता हूँ। तो लेकिन अभी दिया नहीं है ना आपने बैंक में, नहीं बच्चा नहीं दिया, तो आप उसको क्या लिखोगे? चेक इन हैंड अकाउंट, चेक इन हैंड अकाउंट, क्योंकि चेक अभी किसके पास है? अभी आपके पास है। पहले एसेट्स क्या था सर? पहले बैंक एसेट था, क्योंकि बैंक में जमा करा दिया, बैंक बैलेंस एसेट था। अभी वो चेक किसके पास है? वो अभी चेक आपके हाथों में है, तो आप क्या लिखोगे? चेक इन हैंड अकाउंट टू मोहन अकाउंट। ये कब करना है एंट्री? ये जब सेम डे को चेक डिपॉजिटेड नहीं करा रहे हो, व्हेन चेक नॉट डिपॉजिटेड इनटू बैंक ऑन सेम डे। जब चेक को मैं डिपॉजिट नहीं करा रहा बैंक में सेम डे को, तब मैं ये एंट्री पास कर रहा हूं। ठीक है सर। सर जिस दिन आप इस चेक को ले जाके फिर बैंक में जमा कराओगे, फिर क्या होगा? बच्चा देखो, जब मैं चेक को बैंक में जमा कराऊंगा ना, तो चेक मेरे पास से खत्म हो जाएगा, जो मेरे हाथ में है वो क्या हो जाएगा? मेरे पास से चला जाएगा, तो डेबिट से ये क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? टू चेक इन एंड अकाउंट को कैंसिल करना पड़ेगा। जब कैंसिल कर दिया, तो डेबिट से ये क्या हो गया बच्चों? क्रेडिट हो गया। अब मेरे बैंक में क्या हो जाएगा सर? पैसे बढ़ जाएंगे, क्योंकि मैंने बैंक में चेक को दे दिया। तो जिस दिन बैंक में चेक को दूंगा, उस दिन ये एंट्री कर दूंगा। ये एंट्री कब किया? चेक रिसीव्ड, चेक रिसीव्ड एंड डिपॉजिटेड ऑन सेम डे, चेक रिसीव्ड एंड डिपॉजिटेड इनटू बैंक ऑन सेम डे। जिस दिन चेक मिला उसी दिन बैंक में जमा करा दिया। लेकिन ये एंट्री कब करना? जिस दिन चेक मिल रहा है लेकिन सेम डे जमा नहीं कर रहे, तो जिससे चेक मिला उसका तो कर्जा खत्म हो जाएगा, लेकिन चेक अभी आपके हाथ में, तो चेक इन हैंड आपका ये क्या है? एसेट्स है बच्चों। ठीक है सर। अब जिस दिन बैंक में चेक जमा कराऊंगा, तो पक्की बात है, चेक आप सोचो, फील करो, इमेजिन करो, चेक क्या हुआ सर? मेरे हाथ से गया, तो डेबिट से क्रेडिट हो गया, और बैंक में क्या हो गया? बैंक में जमा हो गया, तो मेरा बैंक खाता क्या हो जाएगा सर? बढ़ जाएगा। तो ये एंट्री कर दोगे जिस दिन आपने चेक को क्या करना है? फिर जमा करा दिया। ठीक है सर। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। सर अगर मोहन मुझे चेक देता ही नहीं, अगर मोहन डायरेक्टली बैंक में जाता और मेरा पैसा जो है डायरेक्टली मेरे बैंक अकाउंट में जमा कर देता, क्वेश्चन क्या है कि व्हेन कस्टमर डायरेक्टली डिपॉजिटेड इनटू बैंक। सर मोहन बैंक में गया और मेरे खाते में पैसा डायरेक्टली जमा कर दिया, ठीक है सर, तो क्या हुआ होगा? तो कुछ नहीं हुआ होगा, आपका बैंक खाता बढ़ गया। यस सर, क्योंकि मोहन ने आपके खाते में जमा करा दिया, तो बैंक अकाउंट क्या हो गया? डेबिट हो गया। और मोहन का आपका कर्जा है वो खत्म हो गया, आप मोहन के कर्जे को क्या कर दोगे? खत्म कर दोगे, है ना? तो ये क्या हो गया? ये सर एसेट्स, एसेट्स में क्या? डेटर्स, डेटर्स क्या हो गए? कम हो गए। डेटर्स क्या हो गए? कम हो गए। और डेटर्स का कम होना क्रेडिट बैलेंस होता है, और यहाँ एसेट्स का क्या होना? बढ़ जाना, क्योंकि आपका बैंक बैलेंस बढ़ गया, क्योंकि मोहन ने क्या कराया? आपके बैंक के खाते में पैसा जमा कराया, तो आपका ये क्या हो जाएगा सर? ये बढ़ जाएगा। ठीक है सर, ये आ गया बिल्कुल समझ।
और ट्रांजेक्शन्स की प्रैक्टिस दिखाता हूं मैं तुम्हें उसमें। सर कई बार क्या होता है, हम कुछ पेमेंट करते हैं, हाँ बच्चों, चेक के थ्रू, ड्राफ्ट के थ्रू, कभी भी जब हम पेमेंट कर लेते हैं तो क्या होगा सर? कुछ नहीं होना बच्चों, लिखो। ऐसा हो सकता है कि एक्सपेंसेस या पेमेंट मेड थ्रू चेक, तो जो भी एक्सपेंसेस है उसको तो डेबिट करोगे, क्योंकि एक्सपेंसेस का बैलेंस क्या होता है? डेबिट होता है सर। और बैंक से पेमेंट कटेगा, आप बैंक से गएगा, आपके खाते में से कम हो जाएगा, इसलिए एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। सर जैसे रेंट पेड ₹1000, तो आप क्या एंट्री करोगे? रेंट अकाउंट डेबिट टू, सर बैंक से पे किया है ना, हाँ बच्चों, तो मैं लिख दूंगा टू बैंक, कितना? 1000, क्योंकि आपके खाते में से पैसा कम हो जाएगा 1000 रुपए, और रेंट आपका पे हो जाएगा। ठीक है सर। वैसे ही इंटरेस्ट पेड, तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट बैंक अकाउंट, जितना भी इंटरेस्ट पे कर रहे हो वो अमाउंट आपको क्या करना है? लिख देना है। ठीक है सर। कई बार ना मालिक अपने पर्सनल यूज के लिए पैसा निकालता है, पहले तो बिजनेस से पैसा निकाल रहा था, अब मैं कह रहा हूं पर्सनल यूज के लिए पैसा निकाल रहा है, यानी ऑनर विड्रॉ ₹10,000 फ्रॉम बैंक, यानी बिजनेस के खाते में से, बैंक में से, बिजनेस में से पैसा निकाल रहा है, कितना? 10,000 रुपए। तो हम क्या लिखेंगे? ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट, क्योंकि ऑनर पैसा निकाल रहा है। तो यहां पहले लिखते थे कैश, अब कैश की जगह क्या लिख देंगे? बैंक, क्योंकि जब बैंक से निकालेगा तो बैंक से, कैश निकालेगा तो कैश वर्ड आ जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है सर। कई बार क्या होता है बच्चों, बैंक ना इंटरेस्ट चार्ज करता है, तो क्वेश्चन आपको क्या आएगा? ऐसे आएगा कि इंटरेस्ट चार्ज बाय बैंक ₹500। सर बैंक क्यों इंटरेस्ट चार्ज करता है? देखो बताता हूं मैं दो बातें आपको। बैंक क्या करता है बच्चे, सपोज करो बैंक आपको कोई ना कोई सर्विसेज देता है, लाइक बैंक ने आपको लोन दे रखा है, बैंक ने आपको क्या दे रखा है? लोन दे रखा है। तो लोन के बदले बैंक आपसे क्या लेगा? इंटरेस्ट लेगा ना बच्चों? हाँ सर, इंटरेस्ट लेगा। तो इंटरेस्ट चार्ज बाय बैंक, बैंक ने क्या किया? ब्याज लिया। तो ब्याज जब बैंक चार्ज कर रहा है तो बैंक क्या करेगा? आपके बिजनेस के खाते में से पैसा काट लेगा, जो आपके बिजनेस का खाता है उसके बैंक में, उसमें से बैंक क्या कर लेगा? पैसा काट लेगा। ठीक है सर। तो बैंक ने पैसा काट लिया तो बैंक क्या हो गया? कम हो गया, आपका बैंक बैलेंस क्या हो गया? कम हो गया। हाँ सर, 500 रुपए से बैंक का खाता कम हो जाएगा, यानी एसेट्स क्या हो जाएगा सर? कम हो जाएगा। और जो ये जो 500 रुपए गए वापस तो नहीं आने ना? नहीं सर, नहीं आने। क्यों सर? क्योंकि खर्चा है। किस चीज का खर्चा है? इंटरेस्ट का। तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, क्योंकि बैंक में से पैसा क्या हो गया? कम हो गया, बैंक में से कटा है। अगर कैश कटता तो इंटरेस्ट टू कैश लिख देते, अब बैंक में से कम हुआ तो बैंक लिख देंगे। वैसे ही सर कई बार हम बैंक को पैसा देते हैं तो बैंक हमें ब्याज देता है। हाँ सर, इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक, क्वेश्चन आएगा इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक, बैंक ने आपको ब्याज दिया है, मान लो ₹200, तो बैंक आपके खाते को बढ़ा देगा, क्योंकि बैंक आपके खाते में पैसा जमा कर रहा है, तो बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा, क्योंकि बैंक आपके खाते में क्या कर रहा है? पैसा बढ़ा रहा है। अब जो आपको पैसा मिला है इसको वापस तो नहीं करना, नहीं सर नहीं, तो वो आपके लिए क्या? कमाई है, इनकम है। किस चीज का इनकम आया बच्चों? इंटरेस्ट का। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट, ये आपके लिए क्या है? ये आपके लिए इनकम है। ये आपके लिए क्या है? ये आपका एसेट्स का बढ़ना है।
ये सेम ट्रांजेक्शन सारे वही रिपीट करा रहा हूँ, खर्चे के, इनकम के ट्रांजेक्शन जो है बैंक नेचर में आ सकते हैं, उन चीजों को मैं प्रैक्टिस करा रहा हूँ और कुछ नहीं है इसमें बच्चा। देखो कई बार क्या होता है, एक क्वेश्चन ऐसे लिखा रहेगा, बैंक चार्जेस ₹300। तो ये बैंक चार्जेस ₹300 क्या, बैंक चार्जेस में क्या डिफरेंस है, बैंक इंटरेस्ट में क्या डिफरेंस है? देखो बैंक इंटरेस्ट जो चार्ज कर रहा है ना, इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है, लाइक उसने आपको लोन दिया है, इस तरह से उस पर चार्ज कर रहा है ना। लेकिन बैंक चार्जेस क्या होता है, बैंक आपको फैसिलिटी देता है बच्चों, फैसिलिटी। बैंक आपको चेकबुक का फैसिलिटी देता है, एटीएम का फैसिलिटी देता है, आपका बैंक मनी को ट्रांसफर करता है, मनी को क्या करता है, ट्रांसफर करने में मदद करता है, लाइक जिसको हम बोलते हैं आरटीजीएस, है ना, एनईएफटी। ये मैं आपको सिखाऊंगा बिजनेस के अंदर, आरटीजीएस, एनईएफटी, ये चीजें बिजनेस करवाता है। तो इन सेवाओं के बदले, इन जो सेवाओं हो, इनके बदले बैंक आपसे क्या करेगा, चार्जेस लेगा। बैंक आपसे क्या लेगा, चार्जेस लेगा। आजकल बहुत कम हो गए ये चार्जेस, पहले ज्यादा थे। तो बैंक इनसे आपसे चार्जेस लेगा, इसको हम 300 रुपये बोल रहे हैं, बैंक ने चार्ज किया। तो बैंक आपके खाते में से क्या कर लेगा, पैसा काट लेगा। तो पक्की बात है आपका जो खाता है बच्चों वो कम हो गया। बैंक अकाउंट कितने से कम हो गया, 300 से। अब ये जो 300 से कम हुआ क्या वापस आने हैं, नहीं सर, क्योंकि खर्चा है। किस चीज का खर्चा है, बैंक चार्जेस। तो आप बोलोगे बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ये आपके लिए क्या हुआ, एक्सपेंसेस बढ़ गया। ये आपके लिए क्या हुआ, एसेट्स क्या हो गया, कम। तो ये बैंकिंग से रिलेटेड कुछ ट्रांजेक्शन है बच्चों, जिसको आपको ध्यान रखना है और जिस पर आपको काम करना है। ये आपको ध्यान रखते हुए काम करना है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको, इस पे वर्क करना है आपको। एक क्वेश्चन बना रहा हूं मैं बहुत अच्छा, उस पर आप ध्यान देंगे। क्वेश्चन बता रहा हूं मैं, क्वेश्चन ये है कि गुड्स सोल्ड टू राधे ₹2000। आप एंट्री क्या करोगे, राधे अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, राधे अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 2000, ये एंट्री कर। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में आया कि रिसीव्ड चेक ऑफ ₹1800 फ्रॉम राधे in full settlement of his account, in full settlement of his account। राधे से आपको चेक मिला है बच्चों, कितने का, 1800 रुपए का सर, फुल सेटलमेंट में, पूरे पैसे समाप्त कर दिए आपने। तो राधे आपने 2000 से डेबिट किए थे ना, अब राधे आप क्या कर दोगे, 2000 से क्रेडिट कर दोगे, क्योंकि राधे का आप कर्जा पूरा खत्म कर रहे हो, कितने से, 2000 से। लेकिन आप चेक कितने का रिसीव कर रहे हो, आप चेक रिसीव कर रहे हो यानी बैंक में जाके जमा करा दोगे। बच्चों जब ये नहीं बताए कि चेक सेम डे डिपॉजिट है या नहीं, तो मान लेना सेम डे डिपॉजिट है, तो आपके बैंक में खाता में पैसा बढ़ जाएगा कितना, 1800 रुपए। तो आपने क्या किया, राधे को डिस्काउंट दिया, डिस्काउंट अलाउड डेबिट, कितने से, 200 रुपए से। लेकिन अब इस यहाँ पे जो मैं सिखाने जा रहा हूँ ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक सिखाने जा रहा हूँ। देखो हम यहाँ क्या अजम्पशन लेते थे बच्चों, हम यहाँ अजम्पशन लेते थे कि चेक को हम गए बैंक में और डिपॉजिट करा दिया, तो हम ये अजम्पशन लेते थे कि वो क्लियर हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा यानी पास हो जाएगा, चेक में कोई दिक्कत नहीं आएगी, तो हम ये एंट्री पास कर देते थे। ठीक है सर, हमने ये एंट्री पास कर दी। लेकिन ऐसा एक्चुअल में नहीं होता। सच्चाई तो ये, चेक को क्लियर होने में टाइम लगता है। हो सकता है वो चेक क्या हो जाए, डिसऑनर्ड हो जाए। डिसऑनर्ड हो जाए इसका मतलब क्या, सर राधे ने जो मुझे चेक दिया था, तो राधे के बैंक में पैसा ही ना हो, राधे झूठ मूठ का चेक काट के दे दिया बचने के लिए, तो आपने बैंक में जमा करा दिया, चेक बेशक से क्लियर नहीं हुआ हो, आप तो जंक्शन ले लेते हो कि क्लियर हो जाएगा और आप एंट्री पास कर देते हो क्लियर की। बाद में बैंक से फोन आता है, बाद में बैंक वाले बोलते हैं कि भैया भैया ये जो आपने चेक दिया था ना वो डिसऑनर्ड हो गया। तो क्वेश्चन में क्या लिखा रहेगा, राधे चेक डिसऑनर्ड,
डिसऑनर्ड का मतलब फेल हो गया, जो उसमें पैसा था वो पैसा है ही नहीं। ओ माय गॉड। तो आपको क्या करना पड़ेगा बच्चों, तब इस केस में आपको रिवर्स एंट्री पास करनी पड़ेगी। इस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इस केस के अंदर रिवर्स एंट्री पास करना पड़ेगा। रिवर्स एंट्री में क्या होगा, आपने बैंक बैलेंस बढ़ाया था ना, उस बैंक बैलेंस को कम कर दो, क्योंकि बैंक में आपका खाता बढ़ा ही नहीं है ना, 1800 रुपए से बैंक बैलेंस कम। डिस्काउंट अलाउड डेबिट किया था ना, जो छूट दी थी, अब वो छूट नहीं दोगे क्योंकि राधे से पैसा ही नहीं आया। इसको भी क्या कर दो, डिस्काउंट अलाउड को क्रेडिट कर दो, और राधे का कर्जा वापस से बढ़ा दो, कितने से, 2000 से। तो राधे अकाउंट डेबिट कर दो कितने से, 2000 से। ये केस कब हुआ, ये डिसऑनर्ड होने पे हुआ। तो आपको ये ध्यान रखना है बच्चों क्वेश्चंस पे। अब हम कुछ ओपनिंग एंट्री की बात करते हैं बच्चों। ओपनिंग एंट्री, सर ये ओपनिंग एंट्री क्या होता है, अभी देखो अभी समझ आएगा बच्चों ओपनिंग एंट्री क्या होता है। सर ये मेरा करंट ईयर था, हाँ बच्चा क्या दिक्कत है, सर ये चालू हुआ था 1 अप्रैल को, खत्म कब होगा सर, 31 मार्च को। ठीक है बच्चा, 1 अप्रैल 2019 में चालू हुआ था, 31 मार्च 2020 में खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो फिर अगला साल कब चालू होगा आपका, सर अगला साल चालू हो जाएगा मेरा, कब, अगला साल चालू होगा 1 अप्रैल 2020 को, और खत्म होगा 31 मार्च 2021 को। हाँ बच्चा, तो सर ये जो साल है ना, ये साल, यहाँ पे मेरे पास बहुत सारे चीजें बची हुई होती है। जैसे जैसे बच्चा आपके पास कैश बचे हुए होते हैं, पिछले साल के कैश इतने थे हमारे पास, बैंक बैलेंस बचा हुआ होता है, बैंक बैलेंस ये बचा होता है। दुकान में कुछ सामान पड़ा होता है, स्टॉक, स्टॉक बचा हुआ होता है ना। जी सर, स्टॉक बचे हुए होते हैं हमारे पास। हमें पिछले साल किसी से पैसे लेने हैं, डेटर्स जो हैं हमारे, वो बचे हुए होते हैं। जी सर, ये बचे हुए होते हैं। ठीक है, हमारे पास कुछ एसेट्स जैसे मशीनरी वगैरह, ये भी बचे हुए होते हैं सर। हाँ बच्चा, मैं कहूँगा ये भी बचे होते हैं। ठीक है, ऐसे ही सर हमारे पास कुछ और भी बचे होते हैं, जैसे मेरे क्रेडिटर्स हैं जिनको मुझे पैसे देने होते हैं, हाँ ये भी हो सकते हैं बच्चे। कैपिटल, पूंजी कितना लगा हुआ है धंधे में, ये भी पता होता है, ये होते हैं, मान लो। ठीक है बच्चे, तो पिछले साल जो चीज बचा हुआ है ना, इसको हम क्लोजिंग बोलते हैं। ये जो क्लोजिंग है, ये क्या है, क्लोजिंग है, क्योंकि पिछले साल ये बचा हुआ है हमारे पास। हाँ सर, जैसे आप देखना बच्चों, आपके फादर ना सुबह पॉकेट चेक करते हैं, सुबह पॉकेट चेक करते हैं, वो बोलते क्या यार, पॉकेट में रात के ना, शाम के यानी कल रात के कितने पड़े थे, 1000 रुपए पड़े थे। तो उसको सुबह चेक किया, ओपनिंग एंट्री, आज आज जो 1000 रुपए सुबह सुबह पड़े वो किसके हैं, वो कल के हैं। तो कल क्या था, क्लोजिंग था, तो वो अगले साल क्या हो जाएगा, ओपनिंग। तो ऐसे ही बिजनेस में क्या होता है कि साल के अंत में जो कुछ भी बच गया, वो अगले साल मुझे आगे ले जाना पड़ता है, कैरी फॉरवर्ड करना पड़ता है। तो ये मेरा क्या है इस साल के लिए, ये दोनों चीजें इस साल के लिए क्या है सर, ओपनिंग है। हाँ सर, इनको बोलते हैं हम ओपनिंग एंट्री। तो सर क्वेश्चन में ओपनिंग एंट्री गिवन होगी। हाँ सर, क्वेश्चन हमें ऐसे ही दे देगा, ऐसे ही डिटेल दे देगा, और क्वेश्चन क्या बोलेगा, अब इसकी जर्नल एंट्री करो। ठीक है सर, तो बहुत सिंपल है सर, हमें पता है कैश का बैलेंस क्या, सर कैश एसेट्स है, एसेट्स का बैलेंस डेबिट होता है। तो मैं यहाँ लिखूंगा क्या, कैश अकाउंट डेबिट, कितने से, 80,000 से। बैंक बैलेंस, सर बैंक एसेट्स है, एसेट्स का बैलेंस क्या होता है, डेबिट होता है। तो मैं लिखूंगा बैंक अकाउंट डेबिट, कितने से, 20,000 से। ठीक है सर, स्टॉक, स्टॉक मेरे लिए गुड्स है, गुड्स मेरे लिए एसेट्स है, एसेट्स का बैलेंस क्या होता है, डेबिट, सर ये 54,000 टन। ठीक है, तो मैंने स्टॉक को क्या कर दिया, डेबिट कर दिया, स्टॉक अकाउंट क्या कर दिया, डेबिट कर दिया, कितने से, 54,000। सर डेटर्स, डेटर्स मेरे एसेट्स होते हैं, एसेट्स का बैलेंस क्या, एसेट्स का बैलेंस सर डेबिट, एसेट का बैलेंस क्या होता है सर, डेबिट होता है। तो मैं क्या कर लूंगा, डेबिट कर लूंगा। मान लो 47,000 से डेटर्स, तो डेटर्स भी क्या कर लूंगा मैं, डेबिट कर लूंगा।
47। सर मशीनरी ये भी मेरे लिए क्या है सर, एसेट है, एसेट। तो एसेट से तो इसको भी मैं क्या कर लूंगा, डेबिट कर लूंगा, मशीनरी अकाउंट डेबिट। ये सारे आए कहां से, ये सर पिछले साल के हैं, ये पिछले साल के एंड के हैं कि मेरे को पता है यार पिछले साल मेरा कैश इतना बचा हुआ है, बैंक बैलेंस, बैंक में इतना पैसा पड़ा है, गोडाउन पे इतना स्टॉक पड़ा है, इतने से पैसे लेने हैं, मशीनरी इतने की रखी हुई है, ठीक है। और पिछले साल के क्रेडिटर्स कितने के जिनको मुझे पैसा देना है, क्रेडिटर, सर क्रेडिटर का क्रेडिट बैलेंस होता है, क्रेडिट कितने के क्रेडिटर है सर, सर क्रेडिटर है हमारे पास 20,000 रुपए के, तो मैं यहाँ क्रेडिटर लिख दूंगा कितने के, 20,000। कैपिटल, कैपिटल सर 2 लाख का, कैपिटल का क्या बैलेंस होता है बच्चों, क्रेडिट बैलेंस होता है, क्रेडिट बैलेंस। तो यहाँ मैं लिख दूंगा कैपिटल अकाउंट कितने का, 2 लाख। ये जो आपने एंट्री पोस्ट किया ना बच्चों, इस एंट्री को बोलते हैं ओपनिंग एंट्री। इन एंट्रीज को क्या बोलते हैं हम, ओपनिंग एंट्री। ओपनिंग कहां से, यानी जब प्रीवियस एंट्री को हम क्या करते हैं, ब्रॉड फॉरवर्ड करते हैं, आगे की तरफ लेके आते हैं, इस साल लेके आते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं सर, उसको हम ओपनिंग एंट्री बोलते हैं। तो याद रखना ओपनिंग एंट्री में आते क्या है सर, एसेट्स एंड लायबिलिटीज। पिछले साल का जो आगे ट्रांसफर होता है, पीछे के आगे जो ट्रांसफर होते हैं वो क्या ट्रांसफर होते हैं सर, एसेट्स होते हैं हमारे और लायबिलिटीज ट्रांसफर होते हैं, ये ध्यान रखना। इनकम और एक्सपेंसेस ये ट्रांसफर नहीं होते, ट्रांसफर क्या होते हैं सर, एसेट्स एंड लायबिलिटीज, जो हमारी संपत्ति होती है वो ट्रांसफर होती है, ठीक है सर। तो ये आपको सीख लेना बच्चों, ये ओपनिंग एंट्री है, और इसमें नरेशन कैसे लिखेंगे, बीइंग assets and liabilities brought forward, being assets and liabilities brought forward। इसके लिए हम नरेशन ये लिखेंगे कि जो एसेट्स है और लायबिलिटीज है इसको हमने क्या किया, ब्रॉट फॉरवर्ड किया है, ये चीज हम लिखेंगे, ठीक है। आगे देखो, और कॉन्सेप्ट को समझो थोड़ा सा। सर हम गुड्स परचेज करके लाते हैं, हाँ बनाओ एंट्री, गुड्स परचेज ₹1 लाख इन कैश। हम एंट्री क्या करते हैं सर, हम एंट्री करते हैं परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। हम एंट्री करते हैं बच्चों परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कितने की, 1 लाख। सर मुझे एक बात नहीं समझ आया, अगर मैं इन गुड्स को चैरिटी में दे दूं, गुड्स गिवन एज चैरिटी ₹5,000, ओ माय गॉड, तो क्या होगा सर, अच्छा कुछ नहीं होगा, जो आप गुड्स लेके आए थे ना वो गुड्स कम हो जाएगा, कितने से, 5,000 का। तो ये डेबिट था ना, गुड्स कितने से कम हो रहा है, 5,000 से, तो परचेज को क्या कर दोगे, क्रेडिट कर दोगे, कितने से, 5,000 से। ये जो क्रेडिट हुआ है किस वजह से हुआ है, क्योंकि आपने खर्चा किया, आपने चैरिटी दिया, कितने का, 5,000। तो एंट्री क्या बन गया, चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेज, चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेज। ऐसे ही सर हम कई बार ना सैंपल के तौर पर गुड्स को दे देते हैं, देखते हो ना, कई बार सरफ बेचने वाले आते हैं तो सरफ हमें क्या करते हैं, सैंपल के तौर पर डिटर्जेंट पाउडर दे के जाते हैं कि आप चेक करो, इस्तेमाल करो, फिर विश्वास करो, देखो, फिर हमें बताना कि कैसा था या नहीं था, है ना, जी सर बिल्कुल करते हैं। तो सैंपल के तौर पर हमें क्या दे दिया जाता है, गुड्स दे दिया जाता है। तो तब भी क्या होगा, तब भी हम क्या लिखेंगे बच्चों, तब भी हम लिखेंगे एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस। हम क्या कर रहे हैं, अपने सामान को एडवर्टाइज कर रहे हैं सैंपल में देके, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट या सैंपल अकाउंट, फ्री सैंपल्स अकाउंट डेबिट टू परचेजेस। हमारा गुड्स क्या हो रहा है, कम हो रहा है, परचेजेस क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं, तो ये हमारा एंट्री हो जाएगा। ये क्या है सर, ये एक्सपेंसेस है, और ये हमारे क्या है सर, ये आप क्या कर रहे हो, गुड्स को कम कर रहे हो, यानी स्टॉक आपका क्या हो रहा है, कम हो रहा है,
स्टॉक कम होना यानी एसेट्स का कम होना। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे जब आप क्या कर रहे हो, चीजों को सैंपल के तौर पर क्या कर रहे हो, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो। तो ठीक है सर। अब देखो कुछ चीजें बेसिक बेसिक और बता देता हूं। कई बार क्या होता है बच्चे, आप एसेट्स खरीद के लाते हैं। जी सर हम एसेट्स खरीद के लाते हैं। देखो एग्जांपल देता हूं, आपने परचेज किया मशीनरी ₹1,00,000। तो आप एंट्री क्या कर देते हो, आप एंट्री करते हो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश। कितने का सर, 1,00,000 का। लेकिन इसमें क्या होता है बच्चा, मशीनरी खरीदा 1,00,000 रुपए का, और मशीनरी को ना घर पे लाने के लिए किराया दिया है ना, एंड कैरेज एक्सपेंसेस ₹100। जो मशीन को लेके आया जिस गाड़ी में आपने, उसका किराया भाड़ा लग गया 100। ठीक है, तो आप इसके लिए अलग एंट्री पास नहीं करोगे, कैरेज अकाउंट डेबिट टू कैश ₹100, ये एंट्री पास नहीं करोगे। आप इसका खर्चा किस में जोड़ दोगे, आप इसका खर्चा मशीनरी में जोड़ दोगे। आप टोटल लिखोगे 1,01,00,000 की मशीनरी आई। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है मशीनरी का करते वक्त। कई बार क्या होता है, और दिखाता हूं मैं इस पे कंसेप्ट। कई बार आप मान लो मशीनरी परचेज करके लाए, तो उस मशीनरी को ना इंस्टॉल करने का खर्चा आता है, इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस। लाइक एसी खरीद के लाते हो तो घर में एसी फिट कराते हो, इंस्टॉल कराते हो, तो उसका खर्चा आता है ना, इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस। तो वो भी होता है। मान लो परचेज एसी, परचेज एसी ₹20,000 एंड इंस्टॉलेशन चार्जेस इनकर्ड, इंस्टॉलेशन चार्जेस इनकर्ड ₹2,000। तो बच्चा आप यहाँ दो एंट्री पास नहीं करोगे, एसी अकाउंट डेबिट टू कैश और इंस्टॉलेशन चार्जेस टू कैश। नो, आप जो एसेट्स खरीद के लाते हो ना, उस एसेट्स में होने वाले खर्चे उसी में जुड़ जाएंगे, ये ध्यान रखना। तो एसी अकाउंट डेबिट टू कैश कितने से जुड़ जाएंगे सर, 20,000 का एसी प्लस 2,000 रुपए उसको फिट करने का खर्चा। तो टोटल आप कितने का बोलोगे एसी खरीदा सर, 22,000 रुपए का। लेकिन ये एसेट्स के केस पे ही ध्यान रखना है, गुड्स खरीदने के केस पे ध्यान नहीं रखना। गुड्स में क्या होगा देखो, वो भी बता देता हूं। अगर आपने गुड्स परचेज किया, लाइक परचेज गुड्स ₹10,000 एंड कैरेज इनकर्ड ₹100, तब एंट्री अलग अलग पास करोगे। एंट्री क्या पास करोगे, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 10,000 रुपए, और इसके लिए एंट्री अलग पास करोगे, कैरेज अकाउंट डेबिट टू कैश 100 रुपए। इसका लॉजिक मैं लेटर ऑन आपको दूंगा, लेकिन अभी याद रखना है कि जब हम गुड्स परचेज करते हैं तो उसकी एंट्री अलग होती है, और गुड्स को परचेज करने पर होने वाले खर्चे की एंट्री अलग होती है। लेकिन जब हम एसेट्स को परचेज कर रहे हैं, एसेट्स को लाइक परचेज मशीनरी ₹1,00,000, और इस एसेट्स पे होने वाले खर्चे लाइक चाहे इंस्टॉलेशन का खर्चा हो, विद मशीनरी में कैरेज का खर्चा हो, है ना, इस तरह के जो भी खर्चे अगर होंगे तो वो अलग एंट्री पास नहीं होगी, वो इसी के अंदर जुड़ जाएगा। आप लिखोगे मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश, यहां इकट्ठा लिखना है, ये आपको ध्यान रखना है कंसेप्ट के अंदर। ये नोट करते वक्त बिल्कुल ध्यान रखेंगे बच्चों कि सर इस पे क्या डिफरेंस आएगा, ये आपको बिल्कुल ध्यान रखते हुए काम करना है। ठीक है सर, इसी पे मैं एक पॉइंट आपको समझा देता हूं। देखो कई बार मशीनरी पे खर्चे होते हैं,
तो मशीनरी पे जो खर्चे कर रहे हैं, जो हम एक्सपेंसेस कर रहे हैं, रिपेयर जो करा रहे हैं मशीनरी, वो रिपेयर रेवेन्यू नेचर का भी हो सकता है और वो रिपेयर कैपिटल नेचर का भी हो सकता है। अभी बच्चों आपको नहीं समझ आएगा रेवेन्यू नेचर क्या है, कैपिटल नेचर क्या है। अभी आप इतना समझो कि अगर रिपेयर छोटा मोटा है, वो रिपेयर इसलिए है कि मशीन की जैसी हालात थी उसी हालात को मेंटेन रख रहे हो, तब वो रेवेन्यू नेचर है। लेकिन अगर आपने खर्चा ऐसा किया है जिससे उस मशीनरी की एफिशिएंसी बढ़ रही है, तो किस नेचर का है, कैपिटल नेचर का है। जैसे सर एग्जांपल देके समझाओ, जैसे बच्चों बाइक खरीदा मैंने, बाइक, तो अब बाइक की सर्विस करा रहा हूं ना, बाइक की सर्विस करा रहा हूं, तो बाइक का जो सर्विस कराया तो वो इसलिए कराया ताकि बाइक जैसा था वैसा मेंटेन रहे। इफ expenses is done to maintain efficiency, तब वो रेवेन्यू नेचर का है, तब उसकी एंट्री अलग से पास होगी, एंट्री अलग से पास होगी। तो एंट्री क्या पास होगी सर, उसमें एंट्री पास होगी सर्विस अकाउंट डेबिट टू कैश, बाइक सर्विस अकाउंट डेबिट टू कैश, 300 400 जो भी खर्चे आए वो। लेकिन सर अगर मैंने मशीनरी में या बाइक में कोई ऐसा खर्चा कराया है जिससे उसकी वैल्यू बढ़ गई, सर वैल्यू बढ़ गई, मान लो मशीनरी का कोई पार्ट ही चेंज करा दिया, पार्ट चेंज करा देने से क्या हुआ, अब मशीन की स्पीड बढ़ गई, या बाइक में कोई पार्ट चेंज करा दिया उसका लुक बढ़ गया, है ना, तो उसकी एफिशिएंसी बढ़ गई। तब एफिशिएंसी जब बढ़ जाती है ना बच्चे, तो उसका खर्चा हमारा कैपिटल नेचर का होता है, तब आप उसी खाते को डेबिट करोगे। लाइक मशीनरी का, मशीनरी में वो पार्ट चेंज कराया तो आप डेबिट करना मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश, जितने का भी वो पार्ट चेंज हुआ है, जिससे एफिशिएंसी बढ़ रहा है। लेकिन अगर एफिशिएंसी नहीं बढ़ रहा, मेंटेन करने के लिए, तो जो खर्चा करा है ना आपने, जैसे बाइक सर्विस, तो वो खर्चे का नाम लिखो। ये आपको ध्यान रखना है कंसेप्ट में। तो ये इनको ध्यान रखते हुए आपको क्या करना है, सारे कंसेप्ट की प्रैक्टिस करनी है बच्चे। लगभग आपका जनरल एंट्री जो था वो टोटल ओवर हो चुका है, सारे जनरल एंट्रीज हमने लगभग कवर कर लिए बच्चों। एक आध जनरल एंट्री रह जाता है, तो वो धीरे धीरे अभी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे तो वहां पे सारा कवर अप हो जाएगा। तो जितने जनरल एंट्री हमने सीखे हैं बच्चों, उन जनरल एंट्री को ध्यान से करते वक्त आपको काम करना है। देखो एक दो जनरल एंट्री और समझा देता हूँ, सिंपल सिंपल सी। कई बार क्या होता है, ये ऑनर है और ये बिजनेस है, ये ऑनर बिजनेस को क्या देता है सर, कैपिटल देता है। तो बिजनेस क्या करता है, ऑनर को इस कैपिटल के बदले ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देता है। क्या देता है सर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो बिजनेस जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रहा है ना बच्चों, बिजनेस के लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है, खर्चा है। तो वो एंट्री क्या करेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू। अब मालिक को देना है, मालिक को देना है, तो इसका मतलब मालिक का कैपिटल क्या हो गया, बढ़ जाएगा। मालिक का कैपिटल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो एंट्री क्या करेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट। ये कौन है, ये ऑनर है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट, ये एंट्री पास कर देगा वो। मान लो 500 रुपए इंटरेस्ट देता है, तो 500 रुपए ये इंटरेस्ट दे देगा। ठीक है, अभी दिया नहीं है, अभी उसके खाते को बढ़ा दिया है, अभी उसके खाते को क्या कर दिया, बढ़ा दिया 500 रुपए से। ठीक है सर, यानी कंसेप्ट को अगर समझो तो मान लो मालिक ने 5 लाख रुपए दिए थे बिजनेस में साल की शुरुआत में। ठीक है सर, अब बिजनेस मालिक को कितना लौटाएगा, 5 लाख तो लौटाएगा ही लौटाएगा, प्लस इस पे जो ब्याज दे रहा है बिजनेस वो भी लौटाएगा। तो 500 रुपए से उसका कैपिटल क्या हो गया, बढ़ गया ना। तो इसलिए मैंने क्या कर दिया, इस कैपिटल को क्रेडिट कर दिया, यानी 500 से उसका कैपिटल क्या हो गया, कैपिटल का बढ़ना। कितने से बढ़ना, 500 से। तो ये क्रेडिट हो गया। और ये बिजनेस के लिए क्या है सर, खर्चा है। ये बिजनेस के लिए क्या है, एक्सपेंसेस है। तो ये क्या कर दिया हमने, डेबिट कर दिया, क्योंकि एक्सपेंसेस क्या हो गया, बिजनेस का बढ़ गया। ये ध्यान रखते हुए आपको सारे एंट्रीज को सॉल्व करना।